MDCAT 2025 preparation series, in which we have started with the PMC paid tests MCQs. उसमें हमारे पास वेव्स के लास्ट में कोई 32 MCQs रहते हैं. काफ़ी ज़्यादा MCQs पिक किए गए थे इस साल 2021 में, और ये जो MCQs हैं वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बिकॉज अभी 2025 में जो क्वेश्चन बैंक है वो भी जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय PMDC. ठीक है, तो ये MCQs ऑटोमेटिकली मतलब उनके डाटा में अवेलेबल हैं. ज़रूरी मैं ये नहीं समझता कि ये वही होंगे, लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने वो शो की हुई हैं जो पेड टेस्ट थे. तो इस वजह से ये एक ओवरऑल एक पूरे चैप्टर में 200 या 150 MCQs बहुत एक बड़ा सोर्स है, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. एनीवेज 190 तक हमने क्वेश्चन किए थे. 191 की तरफ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग टॉपिक्स या जो वन शॉट लेक्चर सीरीज़ है, क्योंकि मैं अभी MDCAT के लिए दोबारा से 25 के लिए नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ट्रिक्स की, जिसको मतलब जो क्विक रिवीजन टाइप, जिसमें मतलब आप स्टूडेंट्स को एक क्विक रिवीजन मिल जाएगी, तो वो अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती जाएंगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 191 जो है वो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से है, फिज़िकल ऑप्टिक्स से है. सो दैट इज़ आउट ऑफ द कोर्स, सो इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते. और साथ में ये भी मैं मेंशन कर दूं कि ये जो मटेरियल है ये बेसिकली ये क्वेश्चंस तो PMDC की प्रॉपर्टी है, या मिसाल के तौर पर जो उन लोगों ने उनसे ख़रीदे हुए थे और फिर उन्होंने शेयर किए हुए थे पब्लिक के लिए, लेकिन इसको कंपाइल किया हुआ है प्रिपेयर ऑनलाइन एकेडमी ने चैप्टर वाइज, ताकि लोगों की सहूलत हो सके और प्रॉपरली एक चैप्टर वाइज मटेरियल अवेलेबल हो सके. ओके, so moving towards the question number 192, the direction of restoring force is always. तो यहाँ पर यह चीज़ आपको पहले भी चैप्टर्स में आ चुकी है क्वेश्चंस में, कि अगर आप किसी जगह पर मिसाल के तौर पर किसी ऑसिलेटर के लिए रिस्टोरिंग फोर्स कंसिडर करते हैं और उसमें ये 3 पॉइंट्स नॉमिनेट करते हैं, लाइक O इज़ द मीन पॉइंट, A इज़ द वन एक्सट्रीम एंड B इज़ द अदर एक्सट्रीम. सो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा होगा, राइट या लेफ़्ट की तरफ वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसमें हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है दैट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, या उसको आप कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन भी. तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन C जो है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसको हम FR यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी. Then we move towards the other question. A park has an outdoor organ. When the air temperature increases, the fundamental frequency of one of the organ pipe is impossible to determine, stays the same, decreases, increases. So इसमें आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, चाहे वो ज़ाहिर स्ट्रिंग वाली है या ऑर्गन पाइप वाली है, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनती है, या अगर दोनों साइड से ओपन है तो ये बनती है V/2L, और अगर एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज्ड है तो ये बनती है V/4L. सो इस वजह से जो स्पीड है इस पे ज़ाहिर ये डिपेंड करती है, और स्पीड जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो ज़ाहिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, और ऑब्वियसली उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम, तो उसमें क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, वेवलेंथ अनचेंज्ड. ये गलत होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ये बात समझ लें इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अनचेंज्ड होगा
उन ऑप्शंस को आप पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर दें कि इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। अब उसमें अगर वो रेयर से डेंसर में जा रहा है सो ऑब्वियसली उसकी स्पीड में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, सो इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड डिक्रीज़ होगी। ये इन्होंने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, हाँ ये देखें, अब स्पीड डिक्रीजेज, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वेवलेंथ का इन्होंने अनचेंज्ड कर दिया है। v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा है, जो चीज़ लेमडा के साथ होगी वो स्पीड के साथ भी होगी। सो स्पीड डिक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज और फ्रीक्वेंसी अनचेंज। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी दी ऑप्शन डी। Then we come towards my Michelson's interferometer. This is again out of course, ड्राफ्ट अभी रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी और उसमें चैप्टर 9 कहीं दूर तक हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इन MCQs पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको टॉपिक को देखें जो बिल्कुल सिलेबस के अंदर है। ओके, अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग विच इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. The frequency of the wave is 400 Hz. If the speed of the wave is 480 meter per second, then what is the length of the string? तो इसमें सिंपल सा काम है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट इज़ v/2L। ठीक है, तो अब अगर उसमें हमें L की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। L विल बी इक्वल टू v/2f। v है 480 और f है 400 हर्ट्ज़। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले ये 10 कैंसिल कर लें, फिर उसके बाद 4 10s are 40, 4 12s are 48, 12 2 1s are 2, 2 6 are 10, 6/10 आ जाएगा और इसको आप 0.6 मीटर लगा देंगे। सो लेंथ की वैल्यू 0.6 मीटर होगी, दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वेव्स विच प्रोपेगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज़ाहिर है ये क्लियर कट ऑप्शन है मैकेनिकल वेव्स का। The negative sign f is equal to minus kx indicates that f is directed opposite to x, f is directed along x। तो ये ज़ाहिर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो जो क्वेश्चन किया था तो उसमें अगर आपके पास ये दो एक्सट्रीम्स हैं a और b और ये मीन पोजीशन है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए, दैट विल बी दी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ वेव कम्स अक्रॉस द बाउंड्री of two media, part of it is reflected back. Which statement is true about the reflected wave? The reflected wave has larger wavelength and larger frequency. The reflected wave has same wavelength and larger frequency, and the reflected wave has larger wavelength and large same frequency. The reflected wave has same wavelength and same frequency. तो जाहिर है रिफ्लेक्शन में आपके पास ना कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है और ना वेवलेंथ में चेंज आता है, और इसी वजह से रिफ्लेक्टेड वेव्स को बहुत आसानी से हम स्टैंडिंग वेव्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑप्शन है दिस विल बी ऑप्शन डी, लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड इज़ t, what is the distance traveled by a crest on the wave in 1.25 t? अब आप देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मतलब वो वेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, सो एक क्रेस्ट जिसने ट्रेवलिंग करनी है वो 1t में कितनी ट्रेवलिंग करेगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो ज़ाहिर है वेवलेंथ इज एक्चुअली द लेंथ ऑक्युपाइड बाय वन वेव। लेकिन अगर आप उसको 1.25 तक लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि 1 के साथ आप 0.25 टाइम को और भी ऐड कर रहे हैं। सो 0.25 क्या हो जाएगा, उसका क्वार्टर हो जाएगा। 20 का क्वार्टर निकालें तो क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर। सो 20 में 5 सेंटीमीटर ऐड कर दें, यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। सिंपल, आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। 201 question is, a longitudinal standing wave in second harmonic mode is established in a tube open at only one end. यह पॉइंट आपने जहन में रखना है। The frequency of the standing wave is 660 Hz.
द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 343, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, कौन सा पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए है, ये ओपन एट ओनली वन एंड, एक पॉइंट। दूसरा है सेकेंड हार्मोनिक का। सो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जब हम इसके लिए इक्वेशंस बनाते हैं तो F1 हमारे पास बनता है V/4L जो ओपन एट वन एंड है, और F2 बनता है V/5L। ठीक है, सॉरी 3V/4L, ये गलत हो गया था। दिस इज़ 3V/4L। उसके जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। सो अब आप देखें कि F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 660 हर्ट्ज। तो ये आप लगा लें 660। V की वैल्यू है 343, और इसको आपने 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो लेंथ आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखें कि ये जो ऑप्शंस हैं ये इन्होंने गलत दिए हुए हैं, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड और एनी अदर थिंग। तो ज़ाहिर स्पीड तो यहाँ पर फास्ट और उसकी बात हो रही है, लेकिन लेंथ के लिए जो हमारे पास कैलकुलेशन हो सकती है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी 1 जो है V/4L है, F2 जो है वो 3V/4L हो जाएगी, और उसमें अगर आप वैल्यूज़ लगा दें तो L की वैल्यू आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। सो इसको आपने कैलकुलेट करना है और आपके पास आएगा 0.38 मीटर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है कैलकुलेटर के बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर तरीका आपको पता चलना चाहिए है, बाकी डाटा में मॉडिफिकेशन हो सकती है। 202 क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज़ 2000 हर्ट्ज, द स्पीड इज़ 300 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वेव लेंथ। सिंपल सी इक्वेशन है, V = F लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है, V/F चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में फिर ये इसका जवाब मेंशन कर दें। ठीक है, Whenever a transverse wave traveling in a rarer medium encounters a denser medium, तो ज़ाहिर रेयर से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन उसमें 180 का फेज गैप आएगा। सो बाउंसेस बैक सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, नहीं ये गलत है। बाउंसेस बैक सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वही वाला पॉइंट हो जाएगा, ये बी वाला, कि इसमें इसकी रिवर्स हो गई है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ठीक होगा। बाकी ऑप्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें वो डी वाला ऑप्शन अक्सर मसला बनाता है, नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज वाला, तो वो यहाँ पर नहीं है। दी सोनार वी यूज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, साउंड वेव्स के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। Then a monochromatic light is incident on a single slit in a diffraction pattern. This is out of the course, so don't need to waste the time. The number of vibrations executed in 1 second is called, क्या है, simple सा question है, that is the frequency. The oscillating object overshoots the rest position due to inertia. ठीक है, आपके पास एक ऑसिलेटिंग पार्ट है, यहाँ पर इसका एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है, ये मिड पॉइंट है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है इधर, लेकिन ये यहाँ रुकता नहीं है, इधर जाता है। किसकी वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। ये भी वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, बट दैट्स सिंपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन periodic wave, the distance between crest and the next consecutive trough is 15 centimeter. What is the wavelength of the wave? तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बिटवीन अ क्रेस्ट एंड द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो ये मिसाल के तौर पर मैं एक क्रेस्ट लेता हूँ और ये है ट्रफ। ये क्रेस्ट, ये वाला जो क्रेस्ट है, दिस वन,
ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, ठीक है। और जो ट्रफ है इसके बाद वाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो बेसिकली अब वो यहाँ पर बता क्या रहा है कि ये इस पॉइंट से, लेट से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ 1 का और ये 2 का। तो ये जो 1 से लेकर 2 तक का जो फासला है ये बराबर है किसके, 15 सेंटीमीटर के, ठीक है। वेवलेंथ मालूम करनी है। जहाँ तक वेवलेंथ का ताल्लुक है वो हमें पता है कि 1 से लेकर ये 3 पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी लैम्डा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है एक लैम्डा में हमारे पास एक पूरी क्रेस्ट होती है और एक पूरी ट्रफ। तो 1 से लेकर 3 तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 लैम्डा। तो ज़ाहिर है 1 से लेकर 2 तक 15 है, सो 2 से लेकर 3 तक भी 15 होगा, और इस तरह से टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन 2 स्लिट्स ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये पर वही वाली बात है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन आ गया है, फिजिकल ऑप्टिक्स वाला। फिर उसके बाद हम चलते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज, अगेन फ्रीक्वेंसी रिपीट है। द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स, ये भी हो चुका है, इनर्शिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 213, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट। वही वाली बात है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस थ्योरी का, ये भी चैप्टर 9 है, कोई इससे रिलेटेड हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद 214 जो क्वेश्चन है, दैट इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसने बेसिकली क्या चीज़ दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। तो ये वेवलेंथ की बात की हुई है। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा की इक्वेशन है। एफ आपके पास लेमडा की वैल्यू मालूम कर गिवन है, ठीक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। स्पीड की वैल्यू गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाई लेमडा। v को जो कि 50 है उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा क्या, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 हर्ट्ज, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 waves are odd integral multiple of the half of the wavelength, the resultant effect is called destructive interference, constructive interference। तो जाहिर है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए है कि पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, तो ये वाली कंडीशंस जो कि इंटीग्रल मल्टीपल की होती है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है। और अगर यही कंडीशन क्या हो जाए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो उस वक़्त हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो उस वक़्त सिचुएशन क्या होगी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। सो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन होगा दैट विल बी दी ऑप्शन ए। Then is the 216 question, the speed v of the wave in the string depends upon the tension F of the string and m the mass per unit length of the string. It is given by, so आपके पास जो equation है that is actually v is equal to F की जगह इन्होंने t लगाया हुआ है। बेसिकली इक्वेशन ये है t by m, ठीक है, जिसमें t जो है ये टेंशन है और m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम इसको इनके डिज़ाइन के मुताबिक कन्वर्ट कर दें, सो v विल बी इक्वल टू f बाई m, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल अब ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके पास, बल्कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसकी स्क्वायरिंग की हुई है। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर बन जाएगा f बाई m। तो ये वाला ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट। Whenever a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from the boundary of a rare medium,
तो ज़ाहिर है जब डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्शन होती है तो फेस चेंज में कोई फ़र्क नहीं आता, और रेयर से अगर डेंसर में से रिफ्लेक्ट होगी, तो रेयर से जा रही है डेंसर पर कर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर 180 का फेस शिफ्ट आएगा। सो पहला ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, बिल्कुल ठीक है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन यही है, कोई चेंज नहीं होगा। क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड विद क्रेस्ट एंड ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड विद ट्रफ। If displacement due to two individual waves are y1 and y2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है मीडियम ऑफ पार्टिकल की क्या होगी, दैट इज y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये ज़ाहिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें ये रिजल्ट मिलता है। अच्छा, a pipe is open at both ends, a stationary wave is formed in the air of the pipe. Which statement is true? There is always a central antinode, there is always central node. The sum of the number of nodes and the number of antinodes is always an even number. The sum of the number of nodes and the sum of number of antinodes is always an odd number. किसी भी डिसीजन पर जाने से पहले मतलब चीज़ों को थोड़ा सा खुद देख लें। दोनों एंड्स ओपन हैं, ठीक है, तो दोनों एंड्स ओपन हो गए। अब आप इसमें क्या कर लें, वेव्स बना लें। ये जो सिचुएशन है ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने एक सिचुएशन इसके अंदर बना ली है, ठीक है। और इसमें अब आप देखें कि अगर मैं नोड्स और एंटी नोड्स काउंट करना शुरू कर दूं, तो यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है, फिर यहाँ पर ये नोड बन रहा है, फिर ये एंटी नोड है, फिर ये नोड है, और फिर ये एंटी नोड है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं ए 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो इनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, ऑड के बराबर होगा, ठीक है। सो दैट विल बी द फाइनल ऑप्शन विच इज़ करेक्ट वन। फिर उसके बाद 220 क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप विच इज़ ओपन एट वन एंड, ठीक है। अगेन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस तरह से बनेगा ये फिगर, दोनों साइड, दोनों में से एक एंड जो है ये क्लोज्ड है, तो वो क्लोज्ड वाला एंड जो है हम बना लेते हैं ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द वेव। जाहिर है जो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ है वो सबसे पहली हार्मोनिक का होगा। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ेंगी उसकी वेवलेंथ रिड्यूस होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सो इस वजह से जो पहला केस हमारे पास बनता है वो ये वाला बनता है, कौन से वाला, और इसमें जो L है वो λ/4 के बराबर बनता है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो है 5 सेंटीमीटर, सो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और लैम्डा बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दिस विल बी 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आई गेस ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर ओवर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हम क्या करेंगे, थर्मोडाइनामिक्स की सीरीज़ चैप्टर शुरू करेंगे। सो इस दौरान कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में किसी ख़ास चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसके MCQs में इशू है। जैसे ही मैं ज़ाहिर ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का थर्मोडाइनामिक्स, फिर उसके बाद सेकंड ईयर के मैं चैप्टर्स शुरू करूँगा। ये सीरीज़ डबल टाइम चलेगी, मतलब पैरेलल चलेगी, एक तरफ से MCQs, दूसरी तरफ से टॉपिक की रिवीजन। तो आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। अगेन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जूनियर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।